नक्षत्र क्या है बेसिकली? सबसे पहले जब आप राशियां पढ़ते हैं, 12 राशियां, 12 राशियां आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो क्रम से लिख सकते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है। इंग्लिश में अगर कोई लिखना चाहे तो मेष को एरीज कहते हैं, वृषभ को टॉरस, मिथुन को जेमिनाई, कर्क को कैंसर, सिंह को लियो, कन्या को वर्गो, तुला को लिब्रा, वृश्चिक को स्कॉर्पियो, धनु को सेजिटेरियस, मकर को कैप्रिकॉन, कुंभ को एक्वारिस और मीन को पाइसेस। आप सब ने हो सकता है मेरे से काफी कोर्सेज किए हो जिनमें मैंने राशियों के बारे में बहुत कुछ बताया हो, या यूट्यूब में आपने देखा हो कि मैंने क्रम से कुछ वीडियोस डाले हैं जिनमें प्लैनेट की प्रिडिक्शंस हैं। इवन केपी में तो हमने हाउसेस की भी प्रिडिक्शन बताई, किसी भाव में अगर कोई राशि पड़ी है तो किस हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं, किस तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं, लाइफ मैनेजमेंट टूल कैसे देते हैं किसी को। बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोगों को अगर छोड़ दें, कुछ लोगों जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोगों को छोड़ दें तो बाकी की जो चीजें आज की डेट में पढ़ी जा रही हैं वो सही तरीके से नहीं पढ़ी जा रही। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रीजन ये है कि हमने लोगों को केवल ग्रहों पर केंद्रित कर दिया। तुम्हारी कुंडली का ये ग्रह खराब है तो तुम्हारे साथ ये होगा। ठीक है, फिक्सेशन में एस्ट्रोलॉजर चले जाते हैं, फिक्सेशन में कि मतलब अब होना ही यही है। अरे जो होना है वो होना है, अब हमें क्या करना है, वो जो बताए वो सही अर्थ में एस्ट्रोलॉजर है। जो होना है, अच्छा होना है तो वो अहम में ना चढ़े, खराब होना है तो उसका बहुत बड़ा दुख ना हो। ठीक है। और आज के डेट में हम रेमेडीज, उपाय 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 बताते रहते हैं। हर आदमी उपाय हर व्यक्ति को चाहिए। तो उपाय शब्द जो है वो बहुत बड़ा शब्द है, इतना छोटा सा शब्द नहीं है। चूरन चटनी और ये सब चीजें उपाय के अंतर्गत नहीं है। हमने रेमेडीज करते हुए देखा है, लोगों को उपाय करते हुए देखा है कि पता चला किसी का बृहस्पति खराब है और वो व्यक्ति के पास वेल्थ है, तो कम से कम 40-50 लाख का तो पुखराज ही जल प्रवाहित कर दिया। समझ रहे हैं स्तर? अभी का स्तर बहुत खराब हो गया है। रेमेडीज को केवल 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम पे तौल देते हैं। सामर्थ्य से उपाय होता है, आपका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार उपाय होता है। और किसी को रेमेडी देना वो बहुत बात की साइंस है। पहले ये साइंस ही समझ आ जाए तो उपाय तो उसके बहुत आगे की चीज हो गई। समझ गया? जेमस्टोन जो आप पहनने की बात करते हो, किसी को रेमेडी में बता देते हो उपाय में ये जेमस्टोन आप पहन लो, 10-20-50 हजार का जेमस्टोन काम ही नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा। अच्छे जेमस्टोन 4-5 लाख 10 लाख के अंदर आ ही नहीं सकते। कहाँ उपाय हो पाएंगे? सही अर्थों में बात किया जाए तो एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय है बहुत एक्सपेंसिव उपाय है। पहली बात, आप किसी को करा पाओ, पहली बात तो उस पर विश्वास पैदा कर पाओ, फिर वो कर पाए और वो चीज मिल पाए, थोड़ा सा दुर्लभ है। समझ रहे हैं? और बिना पॉजिटिव थॉट के वो चीजें संभव भी नहीं है। एक तरफ आप उपाय करा रहे हो, एक तरफ आपने उसका उपाय करने के पीछे का रीजन नहीं बताया क्यों कर रहे हो, तो भी प्रॉब्लम है। आप आज की डेट में कोई भी स्रोत उठाते हो,
चाहे भगवत गीता उठाइए, चाहे आप रामचरितमानस उठाइए, चाहे आप दुर्गा सप्तशती उठाइए, चाहे आप हनुमान चालीसा उठाइए, चाहे आप सुंदरकांड उठाइए, उन सब के स्टार्ट करने से पहले उनका महत्व लिखा होता है। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? क्यों पढ़ने जा रहे हैं, वाई? क्योंकि मनुष्य जो है ना, इंसान जो है, वो तभी कोई चीज करता है जब उसको उसके पीछे का रीजन पता हो। मैक्सिमम केसेस में क्या है, हम एक्चुअल रीजन नहीं बता पाते हैं मैक्सिमम केसेस में कि आपको ये उपाय करना क्यों है, और इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम ये कराने भी जा रहे हैं और ये रिजल्ट्स आ भी जाएंगे। तो मैंने जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं, बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं, जो शायद ऑनलाइन भी नहीं है, ऑनलाइन अभी तो उन्होंने पढ़ाने भी बंद कर दिए हैं, किसी से मिलते जुलते भी नहीं है, या कभी उन्होंने चीजों को लेके इस लेवल पे प्रमोशंस पे नहीं गए। तो उनका ऐसा मानना है कि या तो उपाय देना है तो काम करना है, नहीं देना है तो मना कर देना। सबके लिए उपाय है भी नहीं। ऐसे ही लोग पीछे पड़े रहते हैं, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर पीछे पड़ा रहता है, और पता नहीं उपाय मिल रहा नहीं मिल रहा। समझ रहे हैं? तो ज्योतिष पढ़ने का सबसे पहले एक रीजन डेवलप करिए अपने माइंड में। आपने करना क्या है, खुद को कहां पे लेके जाना है। जब तक एम नहीं होगा तब तक गेम नहीं होगा, मजा नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम, पहली क्लास है, अपना एम डिसाइड करिए कि हमें किस लेवल की एस्ट्रोलॉजी करनी है। वो ज्योतिष करनी है जो सब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वो रगड़ घिस के आए हो, पैर चप्पलें घिस गई हो, सोल्यूशंस ना मिले हो, तो उस रीजन से आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आए हो, वो भी एक रीजन होता है। तो ज्योतिषी तो आठवां भाव बनाता है, या तो आदमी दर्द में एस्ट्रोलॉजर बनता है, या लाइफ में कुछ चेंज होता है उसकी वजह से ज्योतिषी बनता है, या कुछ दर्द दुख दूर करने के लिए, टाइम पास करने के लिए एस्ट्रोलॉजी करता है। कुछ लोग भगवत प्रेरणा से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कुछ लोग ससुराल के सताए होते हैं तो टाइम निकाल के एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं 8th हाउस की अगर बात करें तो। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे तक अगर आप पहुंचे हैं तो एक अपना एम बनाइए कि हमें कैसा ज्योतिषी बनना है। ठीक है? उसके पीछे फीस कुछ भी हो सकती है, मैटर नहीं करता, बट आप क्या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देना चाहेंगे। क्या आप उन्हीं लाइनों में लगना चाहेंगे कि लोगों के उपाय नहीं काम कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं? क्या आप उनमें जाना चाहेंगे कि एक तुलसी का पत्र भी चढ़ाने के लिए बोला तो भगवान की कृपा हो गई उस पर? तो वो वे में जाने में थोड़ा सा पढ़ना भी आपको उसी तरीके से पड़ेगा, समझना भी उसी तरीके से पड़ेगा, मेहनत भी उसी स्तर की करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ही मजा आएगा। तो बहुत सारी जो प्रिडिक्शंस हैं वो राशियों के अकॉर्डिंग हो जाती हैं। जो हमारी 12 राशियां हैं ना, वो किस हाउस में पड़ी हैं, कौन सा प्लेनेट उन राशियों में स्थापित है, उससे हमारी प्रिडिक्शंस हो जाती हैं। लेकिन सूक्ष्म, अति सूक्ष्म में उन राशियों, जैसे जब आप प्लैनेट्स को रीड करते हो, ग्रहों को रीड करते हो, तो ग्रहों को जब आपने पूरी तरीके से समझ लिया तब आपको थोड़ी देर बाद समझ आता है अरे इन ग्रहों की राशियां भी हैं। तो राशियों से कुछ और बातें निकल के सामने आ गई। जैसे सपोज अगर हम वीनस की बात करें, शुक्र की बात करें, ठीक है, तो शुक्र की पर्सनालिटी क्या है? शुक्र के पास अट्रैक्टिवनेस भी है, शुक्र के पास प्लीजिंग पर्सनालिटी भी है, शुक्र के पास फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं। शुक्र की अगर प्रोफेशन की बात करें तो शुक्र से संबंधित व्यक्ति ब्यूटिशियन भी बनता है। शुक्र से संबंधित व्यक्ति बड़े बड़े रिटेल काउंटर्स बनाता है, एक्सपेंसिव रिटेल काउंटर्स, जो शोरूम्स जिनको बेसिकली बोले जाते हैं वो भी शुक्र बनवाता है। सिंगर्स, एक्टर भी शुक्र वाले बनते हैं, मॉडल भी शुक्र वाले बनते हैं। लेकिन जब आपने राशियों को विभक्त किया तो एक तरफ टॉरस हो गई और एक तरफ तुला हो गई, एक तरफ टॉरस हो गया, एक तरफ लिब्रा हो गया। अब जितनी बातें शुक्र के लिए बोली गई अब वो विभक्त हो गई, दो जगह पर, टू पार्ट्स में चली। इसे जब किसी का शनि 2 नंबर राशि में होता है तो उसको ब्यूटिशियन बनने के लिए बोला जाता है, और जब किसी का शनि तुला में होता है तो उसको सजेशन दिया जाता है कि आप शोरूम बनाइए, आउटलेट बनाइए।
दोनों में चेंज आ गया। अभी शुक्र के, एक ही शुक्र के फलित में जब शुक्र शनि के साथ बैठा है तो एक ही फलित हो रहा है, उसी में एक कॉमन प्रिडिक्शंस जा रही हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो हम उसमें ब्यूटिशियन भी बता रहे हैं, एक्टर भी बता रहे हैं, एंकर भी बता रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ बता रहे हैं, टीवी पर्सनालिटी भी बता रहे हैं। बट जैसे ही हमारा ध्यान गया कि शनि किस राशि में है, तो जब शनि 2 नंबर राशि में था तो हमने तुरंत ट्रिगर किया, भाई आपको ब्यूटिशियन बनना चाहिए, आपको जेमस्टोन रिटेलर बनना चाहिए। और जैसे ही शनि 7 नंबर राशि में आ रहा है तो हम बोल रहे हैं कि आप स्टोन का काम करो, जो हमारे घर में पत्थर लगते हैं उसका शोरूम लो, एज लाइक कजारिया, उससे भी बड़े बड़े मतलब ब्रांड्स हैं, वो आप शोरूम खोलो। क्यों विभक्त हो गया? क्योंकि ग्रह सारी पर्सनालिटी को एक साथ लेके चल रहे हैं। जैसे किसी स्टेट का मुख्यमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री, वो सुप्रीम पावर है, लेकिन वो अपने काम को चलाने के लिए और नीचे लेयर बनाते हैं, चैन बनाते हैं, मंत्रिमंडल बनाते हैं। वैसे ही प्लैनेट्स के पास सारी सत्ता है, ग्रह के पास सारी सत्ता है। ग्रह ने अपनी उस सत्ता को 2 भागों में विभक्त किया। अब आप कहोगे सर सूर्य और चंद्रमा की तो एक ही राशियां होती है, ऐसा नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशियां होती है, लेकिन वो एक राशि भी 2 भागों में विभक्त होती है। इसलिए जब सूर्य लियो में होता है और 15 डिग्री के अंदर होता है तो सूर्य मूल त्रिकोण का माना जाता है। और सूर्य जब लियो में होता है, 15 डिग्री क्रॉस कर देता है तो सूर्य स्वराशि का माना जाता है। पता है आपको? ऐसे ही चंद्रमा के लिए भी है। चंद्रमा अगर कर्क राशि में है और 15 डिग्री के अंदर में है तो वो मूल त्रिकोण का चंद्रमा माना जाता है। और चंद्रमा जैसे ही 15 डिग्री क्रॉस करता है वो स्वराशि का चंद्रमा हो जाता है। ऐसे ही उच्च नीच में बात आती है। चंद्रमा जब वृषभ राशि में होता है और 2 डिग्री के आसपास में होता है, ध्यान से, वृषभ राशि में है, 2 डिग्री के आसपास है, तभी वो उच्च का है। चंद्रमा वृषभ राशि में हो, 2 डिग्री क्रॉस कर जाए, वो शत्रु छेपी हो जाता है। शत्रुता वाले फल हैं, उसका बेनिफिट जो है व्यवधान आने, वो उच्च का नहीं। ऐसे ही सूर्य अगर एरीज में है तो 14 डिग्री का सूर्य ही उच्च का माना जाएगा। 14 डिग्री के अंदर अंदर का सूर्य, 14 डिग्री क्रॉस करते ही सूर्य मित्र राशि का मान लिया जाता है, उसकी एफिशिएंसी वीक हो गई। वो हम पराशरी में पढ़ाते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे। तो समझ आ रही है बात, दिमाग में जा रहा है? एक एक डिग्री बहुत मायने रखती है। जब आप एस्ट्रोलॉजी को डीप ड्राइव करते हो ना, डेप्थ में जब ज्योतिष को कभी पढ़ने का प्रयास करते हो, डेप्थ में समझने की कोशिश करते हो, तो एक एक डिग्री काम करते हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि एरीज में कितने नक्षत्र आते हैं और उनके कौन कौन से चरण आते हैं। आपको बताऊं, एक राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, उनमें भी चरण भी आएंगे उनके। हर डिग्री पे हर प्लेनेट की अलग अलग प्रिडिक्शंस हो जाएंगी। हर डिग्री पे हर प्लेनेट की अलग अलग प्रिडिक्शंस हो जाएंगी। आप सेम उस प्लेनेट की प्रिडिक्शंस अगर करने के लिए जाएंगे तो आप मतलब एक्यूरेसी में नहीं जा पाएंगे, कभी भी नहीं जा। पहला दिन है, मे भी हो सकता है आप सबको थोड़ा हमारा सिस्टम ना पता हो, तो मैं पहले बता दूं, हमारे यहाँ हैंड रेस करने की प्रथा नहीं है। जब हम कहेंगे तब हैंड रेस होगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पहले आपको सुनना है केवल, और जो लेक्चर पहले सुनना है। फिर जो डाउट्स अगर आपको बीच बीच में आ रहे हैं कहीं लिख लीजिए, फिर हम लास्ट में उसको लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, फ्लो, मैं फ्लो वाला व्यक्ति हूँ थोड़ा सा। अगर मैं फ्लो में हूं तो सब बढ़िया बन जाएगा, अगर मेरा फ्लो ब्रेक हुआ तो मेरे से फिर एस्ट्रोलॉजी होती नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं माध्यम हूं, पढ़ाने वाला कोई और है। ठीक है, तो वो जो आके बैठा उसको डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, और क्वेश्चंस फिर हम आंसर करते हैं उसका, वो बात की बात है। ठीक है, तो और बहुत सारे लोग का टाइम भी ऊपर नीचे हो जाता है कि बहुत जरूरी समय आप निकाल के बैठे हो, तो हो सकता है आपके डाउट्स हो ना हो, तो आपकी वजह से और 4 लोग परेशान होते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब होती है क्लास। क्वेश्चंस लास्ट में। आज हो सकता है आधा घंटे पहले आपको लिंक मिल गया हो, बट कभी कभी 5 मिनट पहले भी मिल सकता है, तो उसको भी पेशेंस में रहना, चिंता मत करना। अगर मेरे को क्लास नहीं लेनी है तो पहले पता चल जाएगा।
कि आज क्लास नहीं हुई। और अगर कोई मैसेज नहीं आया तो हो सकता है 9:05 में भी लिंक आ जाए, ऐसा होता नहीं है, रेयर है, बट कभी कभी हो सकता है। तो उसके लिए पेशेंस में, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, इतने लोग हैं, अगर आपने 50 मैसेज भी कर दिया तो हमारी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है, रोज नहीं होगा। एक हम आपका ग्रुप बनवाएंगे नेक्स्ट क्लास में से पहले, उसमें आपको डायरेक्ट मिलेगा, और आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, उसमें खुद को लिस्ट करना होगा, तो वहीं पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो क्या होता है कि एक एक डिग्री पे प्लैनेट की जो प्रिडिक्शंस हैं वो चेंज हो जाती है। तो अब वो हर एक डिग्री के प्लैनेट की प्रिडिक्शन को समझने के लिए आपको नक्षत्र को समझना पड़ेगा। उस नक्षत्र के भी जो चार चार चरण है उनको समझना पड़ेगा, कि कोई नक्षत्र का जो पहला चरण होता है उसकी क्या प्रिडिक्शन होती है, किसी नक्षत्र के दूसरे चरण की क्या प्रिडिक्शंस होती हैं, किसी तीसरे चरण की क्या प्रिडिक्शंस होती हैं। जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे तो चाहे करियर बताने की बात हो, चाहे वेल्थ बताने की बात हो, चाहे एजुकेशन बताने की बात हो, चाहे रिलेशनशिप बताने की बात हो, इवन दशा अंतर दशा में भी कौन से रिजल्ट्स आने हैं और कब आने हैं उसकी बात हो, कब किस ट्रांजिट में किस महीने किस दिन क्या होने वाला है, वहां तक बताने की बात हो, ये सब चीजें आप बहुत ही सुगमता से कर पाए। उन सब के पीछे एसेंस क्या है? केवल नक्षत्र। मैं आपको लिटरली एक बात बताता हूं, वैसे ये कहना गलत होगा, धोखा होगा, बट फिर भी बताते हैं। जिस लेवल का आप कोर्स पढ़ने जा रहे हो उसकी फीस आपने दी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इसको दे नहीं पाओगे फीस। ठीक है, फीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नक्षत्र जो है वो कोई पढ़ाए वही बहुत बड़ी बात है। जिनको पता होता है ना वो छुपा लेते हैं, बताते नहीं है बहुत ज्यादा नक्षत्र के बारे में। सब पढ़ा देंगे आप, नक्षत्र नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल। और नक्षत्र में जिस लेवल का मैं डिलीवर करने का प्लान कर रहा हूं, बाकी भगवान क्या कराते हैं, उस लेवल पे तो लेके ही नहीं जाते। रीजन जानते हो क्या? नक्षत्र समझ आ गया, एस्ट्रोलॉजी का चाबी मिल गई, आप क्रैक हो गई एस्ट्रोलॉजी। कहते नहीं है भाई ये सॉफ्टवेयर का क्रैक कोड क्या है, क्रैक करना है मुझे। कुछ लोग कहते हैं मैंने सोशल मीडिया क्रैक कर लिया है, मुझे पता है इसका एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। कहते नहीं है कुछ लोग, मुझे यूट्यूब पता चल गया है कि वीडियोस को वायरल कैसे कराया जाता है। कुछ सोशल मीडिया वाले मेरे पास भी आए कि सर मेरे को पता है वीडियोस कैसे वायरल होते हैं। ठीक है, तो एक क्रैक कोड होता है, चिट कोड होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में जो नक्षत्र पढ़ना है वो एस्ट्रोलॉजी का क्रैक कोड मिल जाना है, चिट कोड मिल जाना। और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आपने कॉन्टिन्यूअसली श्रद्धा के साथ, एस्ट्रोलॉजी के प्रति श्रद्धा के साथ और समर्पण भाव से इस चीज को पढ़ा, तो वॉन्डरिंग हो जाएगी, अचंभित करने लग जाएंगे आप बहुत सही प्रिडिक्शंस करने लग जाएंगे। क्योंकि फलित करना बहुत बात की बात है, उपाय देना बहुत बात की बात है, पहले जो व्यक्ति आपके पास आया है उसको ही समझ लेना बहुत बड़ी बात है। तो मैक्सिमम केसेस में हमारी प्रिडिक्शंस काम नहीं करती, हम सही मार्गदर्शन नहीं कर पाते, हम सही चीजें नहीं बता पाते। उसके पीछे जो रीजन होता है वो हमारे पास एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी कब आती है? जब आप डीप डाइव करते हो, डेप्थ तक आपको पता है। तो अब आप जब नक्षत्रा को पढ़ने वाले हैं पूरी चीजें आपके समझ में आने वाली हैं, कि ये पर्टिकुलर प्लेनेट जब इतने डिग्री का है इस कुंडली में, इतने डिग्री का। अब शनि मान लो सबके एरीज में होते हैं, मैक्सिमम केसेस में लोगों के एरीज में शनि होगा, मैक्सिमम केसेस में होगा। अरे 2.25 साल में जिसका जन्म हुआ सबका तो एरीज में रहना है। अब आप चाहे बीएनएन करो, चाहे पराशरी करो, कोई साइंस करो, केपी करो, तो शनि एरीज का ही तो प्रिडिक्शन करोगे। लेकिन शनि एरीज में आपको पता है कितने पार्ट्स में विभक्त हो गया? कोई बताना चाहेगा कितने पार्ट्स में विभक्त हो गया? एक राशि में किसी भी प्लेनेट के, एक जो राशि है ना उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 2 नक्षत्र पूरे आ जाते हैं, तो 8 चरण ऐसे आ गया, और एक प्रथम पद की शुरुआत हो गई।
मतलब क्या हुआ, एक राशि को जो कि 30 डिग्री की है, आपने 9 पार्ट्स में डाल दिया जब आपको नक्षत्रांश पे पता कमांड। अब किसी का शनि इतने डिग्री इतने मिनट का है तो उसके लिए प्रिडिक्शंस कुछ और है। किसी का शनि इतने डिग्री इतने मिनट का है तो उसकी प्रिडिक्शन कुछ और है। किसी का शनि इतने डिग्री इतने मिनट का है तो उसकी प्रिडिक्शन कुछ और है। मैं आप सबको पूरे नक्षत्र बताने वाले, उनके चरण कैसे काम करते हो वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आपको पेशेंस के साथ क्लास में बने रहना। ठीक है, जो भी आपको पीडीएफ मिला है सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, 10+2 क्लासेस मिलनी है, आप सबको पता होगा। क्लास 9 बजे होगी, 9 o'clock हर दिन। किसी दिन नहीं होगी तो पहले सूचना मिलेगी। कुछ चेंज होगा तो 1 डेढ़ दिन, 1 दिन 2 दिन पहले सूचना मिलेगी। इसलिए अगर कोई भी हमारी टीम की तरफ से मैसेज आता है, कुछ आता है, तो एक बार उसको चेक जरूर करते रहना कभी कभी। ठीक है, तो ये जरूरी है आप सबके। हाँ जी। तो 1 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। तो शनि अगर 3 डिग्री 20 मिनट का है तो कुछ उसकी कुछ और प्रिडिक्शन है। शनि 3 डिग्री 20 मिनट क्रॉस कर गया तो उसकी कुछ और प्रिडिक्शन है। शनि 6 डिग्री 40 मिनट क्रॉस कर गया तो उसकी कुछ और प्रिडिक्शन, ऐसे प्रिडिक्शन। और जब आप केवल एरीज से प्रिडिक्शन करेंगे तो उतनी एक्यूरेट सबके लिए लागू नहीं होगी, उतनी एक्यूरेसी नहीं है। ये तो बात रही केवल प्रिडिक्शंस की, कि आपका शनि जो कि आपके सिलेबस में कितना ही है अभी। इसके बाद भी बहुत कुछ प्रिडिक्शन, बहुत प्रिडिक्शन है। मैं शायद वेबिनार की सेशन में बोल रहा था कि नक्षत्र को अगर 100 क्लास भी पढ़ाएं तो कम पड़ जाए। उसका भी थोड़ा बताएंगे, आपको क्रैक्स देंगे, प्रिडिक्शंस कैसे करे जाते हैं वो भी बताएंगे थोड़ा बहुत, जितना पॉसिबल हो पाया इन क्लासेस में। पहले तो अपने कमिटमेंट फुलफिल करेंगे, उसके बाद। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कहूंगा, जितनी चीजें हम आपको बताने वाले हैं इस बैच में, उससे कुछ भी किया जा सकता, कुछ भी, कितना भी आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि उससे भी पहले स्टार्ट करते हैं कि नक्षत्र कितने होते हैं और किस प्लैनेट से कौन सा नक्षत्र देखा जाता है। तो सीक्वेंस वाइज लिखिए पहले एक तरफ, सीक्वेंस वाइज जो हमारी महादशा का क्रम है वो लिख लीजिए, पता हो अगर किसी को। महादशा का क्रम पता है किसी को? महादशा का जो क्रम है वो केतु से स्टार्ट होता है और उसका एक सीक्वेंस है, ऐसे ही लिखा जाए। केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, उसके नीचे चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद बुध। इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकुरी। ठीक है, तो 27 नक्षत्र को 9 भागों में विभक्त करोगे अगर, 9 भागों में विभक्त करोगे तो एक प्लेनेट के पास 3 नक्षत्र आएंगे। तो अब एक बात और समझ में आती है, क्या समझ आती है? ग्रहों ने अपने को 2 राशियों में भी बांट रखा है। ग्रहों ने अपने आप को 2 राशियों में भी बांट रखा है, और ग्रहों ने अपने आप को 3 नक्षत्रों में भी बांट रखा है। और हर एक नक्षत्र की उस पर्टिकुलर प्लेनेट की
हर नक्षत्र की उस पर्टिकुलर प्लेनेट की प्रिडिक्शन अलग है, मुखौटा कुछ और है। शुक्र अगर पूर्वाषाढ़ा में है, शुक्र अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र अगर भरणी नक्षत्र में है, तो शुक्र अपने ही नक्षत्र में माना जाएगा, जो कि केपी का सिद्धांत है। किसी का वीनस पूर्वाषाढ़ा में हो, किसी का वीनस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो, किसी का वीनस भरणी नक्षत्र में हो, तो शुक्र शुक्र का माना जाता है, मतलब शुक्र जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। लेकिन शुक्र जब पूर्वाषाढ़ा में होगा उसकी फलित कुछ और होगा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा उसका फलित कुछ और होगा, और जब वो भरणी नक्षत्र में होगा तो उसका फलित कुछ और होगा। इसलिए जो नक्षत्र है वो गेम चेंजर है। समझ आ रही बात? नक्षत्रांश पे कमांड बहुत जरूरी है। आज का जो समय चल रहा है उसमें पहले नक्षत्र नहीं पढ़ाए जाते, पहले और बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, जो अभी आज के कॉन्टेक्स्ट जो एस्ट्रोलॉजी का चल रहा है, इवन उसमें मैं भी आता हूँ। लेकिन जब पहले जिन्होंने ज्योतिष पढ़ी है, वो पहले जब तक 27 नक्षत्र सुना नहीं देते थे तब तक एस्ट्रोलॉजी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं होती, रट लेते थे लोग। मैं जब ज्योतिष के बहुत ही शैशव काल में था, बहुत ही इनिशियल स्टेज में था ज्योतिष के, इवन मैं सीख ही रहा था, जब कोई मेरे से पूछता था कि अभी भी सीख ही रहे हैं, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं, अभी भी कुछ बना नहीं, अभी भी सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुत पहले की बात बता रहे हैं, जब 0.1% भी शायद नहीं चले थे, ठीक है। अभी 0.1% ही चले होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उस समय जब मेरे से कोई पूछता था क्या कर रहे हो, क्या करना है, तो जब मैं बोलता था मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, ज्योतिषी बनना है, तो सबसे पहले लोग यही पूछते थे कि भाई चलो अच्छा नक्षत्र बताओ कितने, पहले राशियां बताओ कितनी होती हैं, ग्रह बताओ कितने होते हैं। और अभी हम आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो वो पोथी पत्रा वाले पंडित जी हैं जिनको बहुत ज्योतिष नहीं आता है, वो भी यही बेचारे पूछते हैं, यही बताते हैं, यही कुंडली में उनको बस यही देखना है। तो कहने का मतलब क्या है, तो बस ऐसे ही पूछते थे भाई बताओ नक्षत्र कितने होते हैं, 27 होते हैं, बताओ कौन कौन से नक्षत्र, सीक्वेंस बताओ। फिर जब उतना तुमने बता दिया, मतलब आपने बता दिया, अब बताइए इस प्लेनेट का कौन सा नक्षत्र होता है। बड़ा वो टाइम बड़ा मजेदार रहता था। आज के टाइम पे कोई ये सब चीजें नहीं पूछता है, और आप सब बताना भी नहीं चाहते हो मैक्सिमम केसेस में। बहुत ऐसे जो छुप छुपा के एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, ठीक है। तो उनको भी सलाम है सबसे पहले तो, वो धन्यवाद के पात्र हैं। कि मतलब वही हाल है कि आप लंका में हो, भगवान की पूजा भी कर रहे हो, बता भी नहीं सकते। विभीषण वाला हाल है कुछ लोगों के साथ। बहुत लोग बताते हैं कि सर हम तो छुप छुपा के एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है सीक्वेंस में, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, ये इनका सीक्वेंस, ठीक है। और इस सीक्वेंस से ही प्लेनेट को याद करना चाहिए। ये सीक्वेंस बहुत हेल्प देता है, दशांतर दशा में यही सीक्वेंस काम करता है। जो हमारी विंशोत्तरी दशा का मतलब प्रोसेस है, वो ये सीक्वेंस में ही चलता है। पहले केतु आएगा, फिर सूर्य आएगा, फिर चंद्रमा आएगा, किसी की दशा अगर सूर्य से स्टार्ट हो भी गई तो उसके बाद चंद्रमा की ही दशा चालू। समझ गए? तो 27 नक्षत्र हैं, एक और एडिशनल है, उसकी बात हम बहुत बाद में करेंगे। लेकिन अभी 27 नक्षत्र को इन 9 ग्रहों में विभक्त किया गया। तो सबसे पहले सीक्वेंस चाहो लिखना तो लिख सकते हो। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। ठीक है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु,
पुष्य, अश्लेषा। उसके बाद मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इनकी फिलॉसफी भी बताएंगे आगे, इनको और सही तरीके से याद करने का तरीका क्या है, समझने का तरीका क्या है, उस पर भी बात करेंगे। मूल, उसके बाद मूल नक्षत्र आता है जो कि 19वां नक्षत्र है। मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। थोड़ा सा बताना चाहेंगे नक्षत्रों के बारे में, इनकी फिलॉसफी थोड़ा बताना चाहेंगे आपके समझने के लिए। आपका, मैं वही बोल रहा था ना, पहले इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप करते हैं आप। श्रवण नक्षत्र की जानते हो विशेषता क्या है? जब आप बोलोगे सब सुनेंगे। जो श्रवण नक्षत्र है, जिसका जो नंबर है, जो इसकी जो नंबरिंग है वो 22 है। 22वां नक्षत्र जो है वो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र की विशेषता है, विशेषता कि जिसका बुध श्रवण नक्षत्र में हो, उस व्यक्ति को दुनिया सुनना चाहती, वो बोले और हम सुने। शब्दावली इस लेवल की होती है, शब्द ऐसे आकर्षक होते हैं कि बस वो बोलता है और दुनिया सुनती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाह रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की जब आप कुंडली देखेंगे तो उनका बुध श्रवण नक्षत्र, वो शायद 5 या 10 मिनट का ही टाइम उनको मिला था, लेकिन जब उन्होंने बोलना चालू किया तो वो घंटों प्रवचन चले, इवन उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बन गई। पूरी डॉक्यूमेंट्री बन गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे आपको, चीजें केवल समझाने के लिए। एक, अब आप कहोगे सर वो तो बहुत पुरानी बात होगी, नए में कुछ बताओ। शहनाज गिल का नाम सुना है आपने? सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी उसके संबंध थे, बिग बॉस में थी वो। लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, उसकी बात बहुत अच्छी लगती है लोगों को, बहुत अट्रैक्टिव वॉइस है, मतलब सुनना पसंद करते हैं। उसने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया तो हिट हो गई, पॉडकास्ट चैनल बहुत तेजी से बढ़ गया। क्योंकि जब वो एक बार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जब बिग बॉस वाला था, वो जब उसकी डेथ हुई, सुसाइड किया या किसी ने मारा जो भी था, या खुद से डेथ हुई, तो डिप्रेशन में थी। एक नया करियर स्टार्ट करने के लिए एक पुश चाहिए था। तो उसको जब बहुत कुछ नहीं मिला तो पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया, बहुत हिट। बिग बॉस में भी वो चर्चा में इसीलिए रही, अपनी शब्दावली की वजह से, अपनी भाषा शैली की वजह से, अपनी वाणी की वजह से। उनका भी बुध श्रवण नक्षत्र। दिमाग में कुछ बात जा रही है? जब ये एट्रीब्यूट्स पता होंगे तो आप किसी की पर्सनालिटी बता सकते, उसकी सही औकात बता सकते हैं, पैदा किस लिए हुआ है वो बता सकते हैं, सिग्नेचर क्वालिटी क्या है वो बता सकते हैं, अपना जीवन कहाँ लेके जाना है वो बता सकते हैं, लाइफ ऑफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, एजुकेशन पर्पस क्या है, करियर पर्पस क्या है, क्यों पैदा हुए हो ये बता सकते हैं। और इतना डिटेल कोई और प्लेनेट और चीजें नहीं बता सकते। हनी सिंह का नाम सुना है आप सबने? बहुत लोगों ने सुना होगा। शनि जुपिटर में है, जुपिटर के नक्षत्र में। कौन सा नक्षत्र हो बात की बात, बृहस्पति के नक्षत्र। और वो व्यक्ति जब करियर फेलियर में था तो उसने क्या बोला, भगवान शिव की कृपा से हम बाहर आए। अब उनका पॉडकास्ट उठाइए। जुपिटर का संबंध ही भगवान शिव से है, बृहस्पति का जो संबंध है वो भगवान शिव से है। तो कभी ठोकरें लगेंगी, कभी गिरोगे, कभी बहुत बड़ी विपदा आएगी, कभी करियर फेलियर होगा, तो वहां से कौन पुश करेगा?
तो आपका जिस पॉइंट पे आप फेल हो रहे हो, वेल्थ जा रही है, पत्नी जा रही है, पति जा रहा है, लोग जा रहे हैं, रिश्तेदार जा रहे हैं, क्लाइंट जा रहा है, वो पर्टिकुलर प्लेनेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो किस नक्षत्र में पड़ा है वो आइडेंटिफाई करेगा, और अब क्या रेमेडी करनी है वो आइडेंटिफाई करना। हम आप 50 to 60% रेमेडीज दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उपाय केवल ग्रहों के नहीं होते, उपाय केवल राशियों के नहीं होते, उपाय केवल भावों के नहीं होते, उपाय नक्षत्रों के भी होते हैं। और नक्षत्र का जो उपाय होता है वो ही आपको सच में बाहर करता है। 50-60% तो रेमेडीज ही नहीं आती हैं। अब लाल किताब आप उठाओगे तो हाउस के हिसाब से उपाय बताया गया है, पराशरी आप उठाओगे तो हाउसेस के हिसाब से उपाय बताया गया है, बीएनएन आप पढ़ोगे तो राशियों के हिसाब से, कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, कंजंक्शन के हिसाब से उपाय बताया गया है। लेकिन जो बेस्ट रेमेडीज होती हैं वो नक्षत्र बेसिस होती है। अच्छा एक बात बताओ, मूल का नाम सुना है? कुछ लोगों का गंडमूल नक्षत्र में जन्म होता है। तो गंडमूल नक्षत्र में जब किसी का जन्म होता है तो पता कैसे चलता है, और क्यों इतना बड़ा हाइप बनी हुई है गंडमूल नक्षत्र की? गंडमूल नक्षत्र की हाइप क्यों है इतनी? क्यों इसको इतना खराब बोला जाता है? इसकी शांति ही अनिवार्य है, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्यों इसी की शांति करानी है? 6 नक्षत्र हैं जो गंडमूल नक्षत्र में पड़ते हैं। शुक्र का नक्षत्र, सॉरी बुध का नक्षत्र और केतु का नक्षत्र, जो तीन तीन नक्षत्र हैं, 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र आते हैं इनमें। मैं आपको इस कोर्स में बताने वाला हूं कि गंडमूल नक्षत्र में भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो कौन से चरण वाला जन्म खराब है, कौन से चरण वाला अच्छा है। कभी कभी सारे गंडमूल नक्षत्र की शांति की जरूरत नहीं होती है। अब आपको सिर्फ विदेश में तो फॉलो नहीं होती है, बहुत चीजें बाहर फॉलो नहीं होती है, एडॉप्टेशन में जाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, बाद में उनको समझ में आता है। आज यूएस ने प्रूव किया है, कुछ एक महीने पहले मैं अभी एक न्यूज़पेपर देख रहा था कि दाल चावल से बढ़िया पौष्टिक आहार कुछ और है ही नहीं। पेपर में आया, न्यूज में आया। और हमारे यहाँ दाल चावल को मतलब वो बोलते हैं इसमें फैट बहुत ज्यादा है, इसमें है ही क्या, इनमें प्रोटीन्स क्या है क्या? दाल चावल को सबसे पौष्टिक आहार की श्रृंखला में डाल दिया गया। अभी मैं कुछ यूएस के हमारे क्लाइंट्स हैं और अपर लेवल के क्लाइंट्स हैं, उनसे मैं एक दिन ऐसे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे सर भांग जो है ना, भांग उसका नशा हटा के, जो उसका एक नशा वाला पार्ट है वो हटा के उसको प्रमोट किया जा रहा है यूएस में। इसको पीने से उसको रेमेडी की तरह लिया जा रहा है। भांग के जो वृक्ष है पूरा का, जो उसकी छाल है, उसके कपड़े बनाए जा रहे हैं। जो भांग का पौधा होता है उसके कपड़े बनाए जा रहे हैं, उसके छाल के कपड़े बनाए जा रहे हैं, वस्त्र बनाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है कि अभी हम लोग कहते हैं मैंने लिलन का कपड़ा पहना हुआ है, मैंने कॉटन का कपड़ा पहना हुआ है, मैंने इसका कपड़ा पहना हुआ। भांग का कपड़ा कोई पहन के आएगा? कोई कपास का कपड़ा पहन, कपास का तो पहन ही रहे हैं लोग। हमारे यहाँ जो व्रतों में चीजें खाई जाती हैं, वो जो टॉप लेवल के लोग हैं यूएस में, वो उन चीजों को डेली रूटीन्स में खा रहे हैं। बर्गर पिज्जा तो वहाँ की कॉमन जनरेशन्स खाती हैं। तो प्रूफ में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, वो परे वाली बात है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि जो नक्षत्रा के उपाय हैं, नक्षत्रास के जो रेमेडीज हैं, वो ही बेस्ट रेमेडीज, वो ही किसी को बाहर निकालते। समझ आ रही है? कुछ बात दिमाग में जा रहा है? कहने का एक मतलब है कि जब नक्षत्रास पे कमांड होगी तो बहुत कुछ पत्ते और खुलेंगे, जिससे आपकी एस्ट्रोलॉजी, किसी भी साइंस को आप प्रमोट करते हो, कहीं भी आपका प्रेम हो, वो सब चीज बढ़ने वाली। इसलिए जो आपके लगे छुए में भी कोई हो, उनको भी आप इनकरेज करना ये कोर्स करने की। ठीक है, कोई आपके नॉलेज में लोग हों कि जिनको आपको लग रहा हो कि आपके साथ पड़े हुए हैं, उनको इन करें, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं मिलते, बार बार नहीं मिलते। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी उपासना है कि आप सही जगह और सही तरीके से जहां भी चीजें हो पा रही है वहां पे लोगों को जोड़ पाए। इसको भी एक तरीके का पुण्य ही बोला जाता है। ठीक है, रिकमेंड सही जगह आप कर। तो अभी हम आते हैं कि कौन से प्लेनेट को
कौन कौन से नक्षत्र मिले हैं? तो केतु को 3 नक्षत्र मिले हैं, और सभी को 3 मिलते हैं। केतु के 3 नक्षत्र आता है केतु के स्क्रिप्ट में। केतु को 3 नक्षत्र मिले हैं, कौन कौन से? अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। एक बात ध्यान रखिए, जो गंड मूल नक्षत्र की बात है, बुध के तीनों और केतु के तीनों जो नक्षत्र हैं वही गंड मूल नक्षत्र। जब चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होता है, जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होता है, तो वही उसे गंडमूल नक्षत्र का बोला जाता है। शुक्र के पास 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तो मैंने अभी स्वामी विवेकानंद का और शहनाज गिल का एग्जाम्पल दिया था, और उनको लोगों ने सुनना पसंद किया, तो वो बोलते गए, लोगों ने लोग सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज मरकरी उनका वहां है, बुध वहां। किसी का शनि अगर वहां हो तो क्या होगा? वैसा कोई प्रोफेशन हो सकता है, सिंगर बहुत अच्छे हो सकते हैं, और वो सिंगर होंगे जिनको दुनिया सुनना पसंद करेगी। प्रोफेशन ही उधर चला गया। समझ आ रही है बात? शुक्र ही मान लो वहां पे, और इन्वेस्टमेंट करना है, मरकरी वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस करना है। कान की मशीन बना सकते हैं, ईयरफोन बना सकते हैं। समझ आ रही है बात? ये नक्षत्र कहाँ कहाँ तक काम करेंगे बाद में बताएंगे अभी। इनके प्रोफेशंस भी बताएंगे, इनके प्रोविजन भी बताएंगे। एक मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो एक डाला हुआ है, मैंने एक क्लास ली थी, उससे भी आगे ले चलेंगे आप, काफी आगे। शुक्र के पास भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। उसके बाद सूर्य पे आते हैं, सन पे। सन के पास है कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। 3 नक्षत्र हैं सूर्य के। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनको थोड़ा याद कर लेना, मजा आएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी आप याद कर पाए ना कर पाए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। याद कर लेंगे, सहूलियत हो जाएगी। ठीक है। चंद्रमा, मून। चंद्रमा के पास है रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, पता होगा। तो अब देखो कितनी बड़ी विशेषता है। किसका नक्षत्र है रोहिणी? चंद्रमा का नक्षत्र है। एक का नहीं, दो दो माओ का प्यार मिला। माँ चंद्रमा होती है, एक नहीं, दो दो माओ का प्यार मिला। चोरी किसकी करी? माखन की, छाछ। करते क्या थे? बांसुरी बजाते थे, सुरीली। तो एक आर्टिस्टिक टैलेंट भी था, समझिए। जब पैदा हुए भागना पड़ा, जब बड़े हो रहे हैं तो भागना पड़ा। पूरा जीवन ट्रांसपोर्टेशन में रहा है, पूरा जीवन टूरिज्म में रहा है। भाग दौड़ लगी रही पूरे जीवन, चेंजमेंट बना रहा। चराने क्या जा रहे हैं? गैया। फीडिंग के लिए जा रहे हैं उसकी। समझ आ रही है कुछ बात? क्या है? आपका पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता है,
जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। चंद्रमा की ही सारी पर्सनैलिटीज हैं। इतनी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, इतने अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, वो भी रोहिणी नक्षत्र की विशेषता है। भाई सुंदरता तो दो ही ग्रहों के पास है, या तो शुक्र के पास है या तो चंद्रमा के पास है। शुक्र के पास तो थोड़ा फेकनेस है। थोड़ी सी फेकनेस है, बनना पड़ता है, संवरना पड़ता है, दिखना पड़ता है। अभी मैं महाकुंभ में अपने गुरु जी के सानिध्य में था। उनके मार्गदर्शन में, उनके कृपा से कुछ सेवा वेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो तनु मित्तल आई थी, एशिया की मिस एशिया रह चुकी है वो, काफी वायरल भी है सोशल मीडिया। और तनु मित्तल से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो फिर मैंने उसका कुछ सोशल मीडिया, मुझे तो पता नहीं था कौन है, किसी ने बताया, थोड़ा बहुत देखा, पॉडकास्ट देखा। तो उसमें उसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था ये कह के तुम सुंदर नहीं दिखती हो, और फिर मैंने अपने को सुंदर बनाया, और फिर मैं मिस एशिया बनी, पॉडकास्ट में बोली। तो शुक्र को तो थोड़ा सजना पड़ता है, संवरना पड़ता है, कुछ काम करने पड़ते हैं। चंद्रमा तो रियल ब्यूटी को लेके चलता है। समझ आ रही है बात? तो भगवान श्री कृष्ण के पास तो रियल ब्यूटी थी। शुक्र को हम फेक ब्यूटी नहीं करेंगे, फेक ब्यूटी में तो राहु वीनस आ जाए। सजना संवरना पड़ता है, कुछ लगाने पड़ते हैं, श्रृंगार करना पड़ता है, वो शुक्र है। चंद्रमा इज रियल ब्यूटी। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, पूरा जीवन वैसे ही चला, चंद्रमा के अंतर्गत घूम रहा है। और अभी रोहिणी की विशेषता पता नहीं है आपको, जब वो बताएंगे तो और आपको समझ में आएगा कि पूरी पर्सनालिटी कैसी रही भगवान की। तो कभी जब आप किसी का शनि किसी नक्षत्र में देखोगे, जब कभी आप किसी का बुध किसी नक्षत्र में देखोगे, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे दिमाग में बताने के लिए कि अपना जीवन ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे बोला जा सकता है। आप इनको इस पर्टिकुलर चीज को डेवलप करने के लिए इनको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। तो ये काम भी तब संभव है जब आपको ये सारी चीजें पता हो। समझ आ रही है बात? तो सूर्य का हो गया, चंद्रमा का हो गया। मंगल के नक्षत्र लिखिए। मंगल के जो तीन नक्षत्र हैं वो है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। अब मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं। आज की डेट में जितने पॉपुलर, सारे तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम भी नहीं कह सकते थे, कुछ संख्या में जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एक्टर हैं, और जिन्होंने अपनी धाक जमाई एक पर्टिकुलर टाइम तक, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मंगल या जुपिटर या शनि धनिष्ठा में मिलेगा। अब जब इनकी विशेषता बताएंगे तो और तेजी से कनेक्ट कर पाओगे। समझ आ रही है बात? तो अभी आप कुंडली में, कुंडली नहीं देखने वाले हो, अभी कुंडली में घुसने वाले हो ये सीखने के बाद। फिर आप कहोगे "वो नक्षत्र बताओ कौन सा है", सबसे पहला दिमाग वहीं जाएगा। उसके बाद फिर सारी कहानी चालू होगी। क्योंकि ये बात सच है, कोई भी साइंस आप पढ़ो, ये देखा जाता है ये किस नक्षत्र में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है। इवन पराशरी को आज की डेट में पराशरी ज्योतिष कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं अभी भी हैं, आज भी हैं, कि पराशरी ज्योतिष को भी नक्षत्र ज्योतिष बोला है। पराशरी ज्योतिष की प्रिडिक्शंस तब तक सही होंगी नहीं जब तक आपको नक्षत्राज नहीं पता हो, नहीं होंगी। इवन दशा अंतर दशा तक नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ट्रांजिट में नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है। ट्रांजिट में भी ये पर्टिकुलर इस डिग्री पे है तो ये क्या करने वाला है, ये पूरे, अब मान लो 2.25 साल शनि की एक ही प्रिडिक्शन करोगे कि मंगल पे है आपके नेटल मार्स पे, शनि 2.25 साल तक रहेगा, तो क्या एक ही 28 साल के लिए प्रिडिक्शन हो गई, मूवमेंट नहीं करेगा।
तो कुछ महीने के लिए कुछ प्रेडिक्शंस होंगी, उस महीने में भी उस पर्टिकुलर दिन के लिए कुछ और प्रेडिक्शंस होंगी। कब चेंज होने वाला है, कब होने वाला है, ये तब कर पाओगे जब नक्षत्रांश पता हो गया। ठीक है, आगे लिखिए। राहु, आद्रा, स्वाति, शतभिखा। आद्रा नक्षत्र बहुत पोटेंशियल वाला नक्षत्र, इसकी कहानी ही निराली है। एक बात मैं आपको बताना चाहता था और मुझे लगता है बहुत जरूरी है बताना। प्रतिदिन राहु काल होता है नहीं होता है? राहु के सारे दिन है। राहु का उपाय, राहु का जप, राहु का दान, सब कुछ राहु काल में ही होना चाहिए। ये लिख लीजिए की पॉइंट बना के। कुछ लोग कहते हैं राहु का दान कब करें, तो आप कहते हो बुधवार को करो, संडे को करो, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। किसी भी दिन करो, लेकिन बस राहु काल को पकड़ के करो। राहु की शांति तब तक नहीं होगी जब तक राहु काल को नहीं पकड़ा जाए, और वो तो हर दिन है। और वो नेट से निकाल सकते हो किस दिन कितने बज के कितने मिनट तक रहता है, कितने घंटे का रहता है, हर दिन का चार्ट मिल जाएगा। राहु का कोई भी उपाय बिना राहु काल के होगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इवन जब आप काल सर्प दोष की पूजा कर रहे हो तो भी राहु से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हो। पितृ दोष की पूजा कर रहे हो तब भी राहु से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हो। पितरों के लिए कुछ कर रहे हो तो भी राहु से छुटकारा पाने के लिए तो कर रहे हो। उस टाइम पे इस समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुभ काम वर्जित हैं, लेकिन राहु से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप राहु काल में ही होना चाहिए, तो ही उसका रिजल्ट। आप बेशक राहु का जप कराइए, आप बेशक राहु का रत्न धारण करिए, आप बेशक राहु की सामग्रियों का दान करिए, लेकिन बिना राहु काल के मत करिए। उनके लिए सपोर्टिव है। क्लियर? ये इसलिए बताया है क्योंकि बहुत जगह मैं पाता हूँ, देखता हूँ कि राहु के उपाय लोग करते तो हैं, उनके बेनिफिट्स नहीं समझ में आते। राहु का उपाय राहु के समय ही बेनिफिट देगा, और रोज किया जा सकता है, हर दिन किया जा सकता है। क्योंकि आप सब एस्ट्रोलॉजर ही हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। ठीक है, उसके बाद गुरु का नक्षत्र लिखिए, बृहस्पति का। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। अब यहाँ पे जुपिटर की तीन पर्सनैलिटी हैं, और ये जो पूर्व भाद्रपद वाली जो पर्सनैलिटी है बृहस्पति की, ये सोशल वर्कर्स की है, जो सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करवाता है। अगर किसी का शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो उसका कर्म में अगर दूसरों की सेवा नहीं है, तो उस व्यक्ति को सक्सेस ग्रोथ नहीं मिल सकती। एग्जाम्पल के लिए अनंत अंबानी, उनकी आप पत्री देखिए, शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो सिंबल है, या जो उसका इवन जुपिटर का ही देखें, सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? एलिफेंट। एलिफेंट के लिए उन्होंने कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, सोशल एक्टिविटी के लिए पूरा जानवरों का हॉस्पिटल ही बना दिया, उसमें भी एलिफेंट हॉस्पिटल अलग से बना, वनतारा जिसको आप देखते, इट्स अ रेमेडी फॉर अ ग्रेट सक्सेस। किसी ने प्रेडिक्ट किया होगा, किसी ने बताया होगा, तभी तो वो हुआ। बड़े लोगों के मन में होता है, लेकिन बिना पूछे नहीं होता।
बड़े लोगों के मन में कोई चीज हो सकता हो, लेकिन बिना पूछे नहीं। वन तारा से लेके एलिफेंट हॉस्पिटल, सबका कनेक्शन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से। कितना सोशल वर्कर दिखते हैं अनंत अंबानी, शादी के टाइम पे आप सबने देखा होगा। क्यों किया जा रहा है? करियर पुश करने के लिए। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक, और मैं एक बात उनका चार्ट देख के बोल सकता हूं, आने वाले टाइम पे हो सकता है खुद को ऐसे ही प्रमोट करें, एक सोशल वर्कर के रूप में। समझ आ रही है बात? कितनी रिलेट करते हैं नक्षत्र। और अगर आप उनके कॉम्बिनेशंस पे जाओगे, पराशरी के हिसाब से प्रिडिक्शंस पे जाओगे, तो वो चीजें उस लेवल की नहीं निकल के आएंगी। चार्ट आप देखिए। शनि के तीन नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। और केतु के अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये केतु के नक्षत्र। तो मैं आपसे कह रहा था जो गंडमूल नक्षत्र हैं वो छह हैं। अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। केतु के और बुध के जो सारे नक्षत्र हैं वो गंडमूल नक्षत्र कहलाते। जन्म के समय अगर इन नक्षत्रों में चंद्रमा आ जाता है तो उसको मूल में जन्मा हुआ बोला जाता है। फिर उनके लिए तमाम उपाय हैं, तमाम चीजें हैं। और कब खराब है कब अच्छा है वो भी हम आपको बताएंगे आगे। गंडमूल नक्षत्र अलग से पढ़ाएंगे, उनकी रेमेडीज भी बताएंगे, उपाय क्या होते हैं सही तरीके से, मतलब नेट पे, यूट्यूब पे, पंडितों से जो चीजें हैं, क्योंकि पौरोहित्य भी, जो पौरोहित्य कर्म है उससे भी मेरा बहुत बड़ा वास्ता है। तो वो चीजें भी बताएंगे आपको थोड़ा बहुत। करता नहीं हूं मैं, बट समझ है उसकी। अब आते हैं अश्विनी नक्षत्र, तो सॉरी मेष नक्षत्र, मेष राशि पे। मेष राशि पे एक जो चरण होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण आ जाते हैं, भरणी नक्षत्र के चारों चरण आ जाते हैं, और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण आता है। ठीक है। तो अगर कोई भी प्लेनेट मेष राशि में है तो वो अश्विनी नक्षत्र में हो सकता है, भरणी नक्षत्र में हो सकता है, या कृतिका नक्षत्र में हो सकता है, डिग्री वाइज। ठीक है। तो मोटा मोटा देख के पता लग सकता है। अब जैसे 3 डिग्री 20 मिनट को अगर 4 से गुणा करो तो कितना हुआ, लगभग कोई बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? लिखो। 13 डिग्री 20 मिनट। मतलब अगर किसी का शनि, कौन है भैया सुधी, ये, हाथ पैर मत चलाइए, सुनिए केवल। ठीक है। अगर किसी का शनि मेष राशि में है और 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर है, तो वो किस नक्षत्र का होगा? अश्विनी नक्षत्र का होगा। 13 डिग्री क्रॉस करते ही 26 डिग्री 40 मिनट तक वो भरणी में रहेगा। उसके बाद जो अंतिम 3 डिग्री 20 मिनट बचे हैं उसमें वो कृतिका नक्षत्र का है।
अब अश्विनी नक्षत्र किसका है? केतु का है। भरणी किसका है? शुक्र का है। और कृतिका किसका है? सूर्य का है। अब अगर शनि भरणी नक्षत्र में है तो ज्यादा पावरफुल है, कि शनि अश्विनी नक्षत्र में है तो ज्यादा पावरफुल है, कि शनि कृतिका में है तो ज्यादा पावरफुल है? कौन आंसर करे? भरणी वाला शनि। क्योंकि अपनी है वो मेष राशि में, है वो नीच राशि में, लेकिन अपने मित्र के नक्षत्र में। और खराब किस में होगा? जब वो 26 डिग्री 40 मिनट क्रॉस कर जाएगा, मतलब कृतिका नक्षत्र का शनि खराब होगा। क्यों? क्योंकि वो शत्रु के नक्षत्र में। अब इसमें तीन पर्सनैलिटीज निकल के आती हैं। एरिस का जो एट्रीब्यूट है, पता है क्या क्या एरिस का एट्रीब्यूट है? एरिस में मार्केटिंग वाले भी आते हैं, ठीक है। जो टॉप नॉच जॉब्स हैं वो भी आते हैं। सीईओ हो गया किसी कंपनी का, क्लियर। मार्केटिंग वाले भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं। डॉक्टर कब बन सकता है? जब कृतिका नक्षत्र के आसपास हो, क्योंकि सूर्य के पास वो तत्व है डॉक्टर बनाने का, मेडिसिन में ले जाने। मेष के अश्विनी के अंतर्गत होगा तो किसका है? केतु का है। ये टॉप पदों पे जाते हैं, बड़े पदों पर जाते हैं। केतु आपको रिकॉग्नाइज करता है, ऊपर लेके जाता है, प्रमोशंस करवाता है, टॉप नॉच सिग्नेचर जॉब्स देता है। सन भी देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है। मान लो किसी का सन केवल एरीज में है, सैटर्न एरीज में है, लेकिन वो कृतिका नक्षत्र के पास चला गया, कहीं से कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है मुझे सरकारी नौकरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि शनि सूर्य के नक्षत्र में पड़ा। दिख वो केवल नीच का रहा है, नीच से भी दधीच बन जाएगा। नीच से भी दधीच बन गया। समझ आ रही है बात? भरणी नक्षत्र का भी शनि अच्छा मान जाता है। शुक्र के नक्षत्र अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, बोल्ड पर्सनालिटी होती है। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी, नथिंग। मतलब आप बस चिल्लाते रहो सर शनि नीच का है, शनि नीच का है, शनि नीच का है। हाँ जी, अश्विनी वाला भी डॉक्टर बन सकता है, अश्विनी वाला भी डॉक्टर बन सकता है, कृतिका वाला भी डॉक्टर। इन दोनों डॉक्टर में अंतर है। अश्विनी वाला सर्जन भी बन सकता है, सर्जरी। और कृतिका वाला और कॉम्बिनेशंस मिल जाए तो बात अलग है, मेडिसिन में भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो ओपीडी देखते हैं डॉक्टर्स, बेसिकली उसका योग बन जाता है। दवाइयां बहुत काम करती हैं, वो बात की बात है, बताएंगे आगे। हाँ जी। समझ आ रही है बात? अब वृषभ राशि में भी जो बचे हुए तीन नक्षत्र आ गए कृतिका के, बचे हुए तीन नक्षत्र कौन कौन से? कृतिका का दूसरा चरण, कृतिका का तीसरा चरण, और कृतिका का चौथा चरण। ध्यान रखिएगा, शुरू के तीन नहीं है, पहला तो ऊपर चला गया ना। बचे हुए जो तीन नक्षत्र हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो कृतिका दूसरा चरण, कृतिका तीसरा चरण और कृतिका चौथा चरण, ये आता है वृषभ राशि। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण इसमें आ जाते हैं।
और मृगशिरा नक्षत्र के शुरू के 2 नक्षत्र आते हैं। तो मृगशिरा का पहला चरण और मृगशिरा नक्षत्र का दूसरा चरण इसमें आता है। जब मैं आपको कृतिका नक्षत्र की विशेषता बताऊंगा आगे, और उसमें भी दूसरे चरण की विशेषता बताऊंगा, तो फिर आप रिलेट कर पाओगे कि चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री के अंदर अंदर का ही क्यों उच्च का माना जाता है, तब आप रिलेट कर। ठीक है। तो रोहिणी नक्षत्र भी आ गया। तो कृतिका किसका नक्षत्र है? सूर्य का नक्षत्र है। रोहिणी चंद्रमा का है। और मृगशिरा किसका है? मंगल का नक्षत्र। तो इसमें भी देखो, एक वृषभ राशि को आप शुक्र का बोलते हो, उस शुक्र के अंदर भी 3 ग्रह बैठे हैं। सूर्य भी बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है, मंगल भी बैठा है। मतलब क्या है? एक राशि में 4 4 ग्रहों का प्रवेश है, 4 4 ग्रहों का अस्तित्व है। तो प्रिडिक्शंस कैसे होती हैं? शुरुआत कहां से होती है? नक्षत्र के चरण से, फिर नक्षत्र से, फिर राशि से, फिर बाकी की सारी कहानी जो आपको पता है। बीएनएन में है तो कॉम्बिनेशन, केपी में है तो कसपल, पराशरी में है तो हाउसेस, डिविजनल चार्ट्स, वो सारी कहानियां। इवन जब इनको नौमांश और दशमांश कुंडली में यूज करोगे नक्षत्र को, तो और मजा आए। वो बहुत बड़ी कहानी है, कहाँ कहाँ तक जाएंगे। ये एक पूरी एक साइंस ही है। नक्षत्र जो है ना, वो एक स्पेसिफिक पूरा साइंस ही है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर बहुत नक्षत्र में नहीं जाते। रीजन ये है, उनमें जाने का मतलब ये है कि फंस जाना है, फिर चक्रव्यूह है ये, निकलने नहीं देंगे, बाकी चीजें रह जाएंगी। मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने के मूड में हूँ आप सब, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मन है। तो समझ आया वृषभ राशि में। अब मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण तो चला गया वृषभ राशि में। अब 2 चरण जो बचे हैं, तीसरा चरण और चौथा चरण मृगशिरा नक्षत्र का, वो मिथुन राशि में आ जाता है। उसके बाद आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आ जाते हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र के शुरू के 3 चरण आ जाते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी कौन है? मंगल। आद्रा का स्वामी कौन है? राहु। और पुनर्वसु का स्वामी कौन है? गुरु। और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। तो मिथुन राशि में 4 ग्रहों का आधिपत्य है। किसका? बुध का, मंगल का, राहु का, और बृहस्पति का। है। इंटरेस्ट आ रहा है? अभी तो खैर कुछ पढ़ाया नहीं है, थोड़ा बहुत आ रहा है, मजा आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है। कर्क राशि। अगली बार से ज्यादातर लोग कैमरा ऑन करना, मुझे मजा आता है चेहरे देखने में। पता चला जिनके चेहरे देखते रहते हैं वो लोग याद रहते हैं, कभी भी मिले तो। अभी एक कुंभ में एक लोग हमसे मिलने आए, तो मुझे नाम ही नहीं पता आप कौन है। मैं मेरी टीम से पूछ रहा हूँ भैया कौन है ये, तो बताया गया कि इनका नाम ये है। ठीक है। कभी उनका कैमरा ही ऑन नहीं हुआ है मुझे लगता है, ऑन रहता है तो समझ आता है। कर्क राशि। कर्क राशि में 3 चरण, शुरू के 3 चरण पुनर्वसु के तो मिथुन में चले गए।
अंतिम जो चौथा चरण बचा पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण, अंतिम चरण, वो आ जाता है कर्क राशि। उसके बाद पुष्य नक्षत्र के चारों चरण आ जाते हैं और अश्लेषा नक्षत्र के भी चारों चरण। तो पुनर्वसु का स्वामी कौन है? बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि। और अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी कौन है? बुध। और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो ये चार ग्रह का जो संबंध है वो कर्क राशि से। इसके बाद सिंह राशि। मघा नक्षत्र का चार चरण, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चार चरण और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण, पहला चरण सिंह राशि में। तो मघा का स्वामी कौन है? केतु। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? शुक्र। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? सूर्य। ठीक है। इसके बाद कन्या राशि, वर्गो। बाद में लेते हैं मोनिका जी क्वेश्चन, ठीक है। एक दो और पढ़ा दूं, उसके बाद डाउट लेता हूँ। कन्या राशि, वर्गो साइन। तो एक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र तो ऊपर चला गया, प्रथम चरण। बाकी के जो चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, चरण नंबर 4, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का, वो कन्या राशि में आ जाता है। उसके बाद हस्त नक्षत्र के चारों चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और चित्रा के शुरू के दोनों चरण, चित्रा नक्षत्र। उसके बाद तुला राशि। तुला में चित्रा के जो दो नक्षत्र बचे हैं वो आ गए। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आ गए और विशाखा नक्षत्र के शुरू के तीन चरण आ गए। उसके बाद वृश्चिक राशि में विशाखा का अंतिम चरण, शुरू के तीन तो ऊपर चले गए। अंतिम चरण विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण, अनुराधा के चारों चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण, वो आ जाते हैं वृश्चिक राशि। क्लियर? यहीं पे स्टॉप करते हैं आज। मोनिका जी, क्या डाउट था आपका? हैंड रेस किया था। सर ये लियो में आपने बताया कि मगा के चार चरण, पूर्व फाल्गुनी के चार चरण और उत्तर फाल्गुनी का प्रथम चरण। हाँ जी। लियो, लियो में सर मगा मगा के चार चरण, तो सर ये मरकरी से नहीं शुरू होना चाहिए था? मरकरी से सर मतलब? कर्क राशि सर, मरकरी जुपिटर सैटर्न मरकरी पे खत्म हुआ, कर्क राशि। तो सिंह राशि मरकरी से नहीं शुरू होनी चाहिए, मरकरी का चरण होगा ना कोई पहला? नहीं, फिर केतु से शुरू होता है ना। मरकरी के बाद सर ये मतलब लास्ट चरण रिपीट होता है ना सर हमेशा?
नहीं, ऐसा थोड़ी है, जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया इसमें। तो ये केतु से शुरू होगा मगा वाला। यस। लियो राशि सर। हाँ जी, लियो राशि में मघा नक्षत्र जो है, वो मघा नक्षत्र का स्वामी कौन है? लिखा है ना आपने? हाँ जी सर। तो मघा का खुद स्वामी। मगा तो केतु का नक्षत्र है ना सर। हाँ, तो केतु वही है, आएगा। तो मघा के चारों चरण, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण इनमें आता, इसमें आता। बाकी ऊपर से सीरियल में सर लास्ट वाला नक्षत्र रिपीट हो रहा है ना, तो मुझे यहाँ कंफ्यूजन होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है, कोई कहीं गलत। confusion। देखो, चार जो राशियां है ना, चार राशियां जो हैं वो नौ नक्षत्र को खत्म कर देती हैं। फिर आगे की जो चार राशियां होंगी वो आगे के नौ नक्षत्र को खत्म करेंगी। फिर उसके बाद की चार राशियां जो होंगी वो आगे के नौ नक्षत्र को खत्म करेंगी। तभी तो 12 राशियों में 27 नक्षत्र आएंगे। ठीक है सर। ठीक है। बताइए नीरज जी, नमस्कार, कहाँ से हैं आप? हाँ जी, नमस्कार सर, चंडीगढ़ से। अरे वाह, बताइए क्या पूछना है। सर अभी आपने वैसे तो ये कोर्स बड़ा अच्छा आपने शुरू किया है नक्षत्र का। बड़ा कम इसकी क्लासेस देखी हैं कोई कराते हुए। मैं तो खैर काफी स्टडी करता हूँ नक्षत्र। तो मेरे को सर एक चीज पूछनी थी, जो राहु काल के बारे में आपने कहा है कि राहु का उपाय राहु काल में करना चाहिए। जो राहु काल का पीरियड निकलता है, मतलब निकालते हैं जो, वो क्या राहु ग्रह से रिलेटेड है? उसकी बात अभी ना ही करें तो बेहतर होगा। ओवरऑल जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी की बात करें, वो ज्यादा सही रहेगा। चलो, आपने बीच में बोला था इसीलिए मैंने बात की है, मैंने आउट ऑफ द वो वे तो नहीं नेट पे की। मैंने केवल उतना ही बोला था कि जो भी राहु के उपाय हैं वो राहु के उसमें होने चाहिए, राहु काल में होने चाहिए। बाकी वो कहाँ से हाँ, आ रहा मैं है, मैं भी कैसे वही आ रहा है, पूछ रहा हूँ, क्या वो राहु काल राहु ग्रह से रिलेटेड है? उसके विषय में आज का जो अभी टॉपिक आपका चल रहा है ना, वो उसका वो नहीं है। केवल वो तो मैंने एडिशनल टॉपिक इसलिए ले लिया कि लोग गलतियां करते हैं प्राय, तो मोस्टली इसमें एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इसलिए मैंने वो बात बता दी। अब उस पे जाएंगे तो और डिटेल में बात हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो हमारा कोर्स का सिनेरियो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे तो ज्यादा ठीक है। बाकी जब मैं राहु काल पढ़ा रहा हूँ तो उसमें उसकी पूरी थ्योरी और जो कुछ भी होगा वो बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है। ठीक है। सोनू जी, और ये हमेशा याद रखिएगा, जो आपका कोर्स का स्ट्रक्चर है जो आप पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन, अगर एडिशनल मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो उसको केवल उतना ही समझिए, नहीं तो। बताइए क्या कह रहे हैं आप सोनू जी? नमस्कार सर। बताइए, सर नमस्कार। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि मूल त्रिकोण जो सन और वो चंद्रमा का, तो जैसे कि मैंने किताबों में जो देखा उनकी डिग्री, तो वो 15-15 इस तरह से कुछ भी उनमें लिखा नहीं है। जो आज जैसे आपने बता रहे हैं उस तरह से नहीं है। तो किताबों में जो डिग्री लिखी है वो क्या, वो ठीक नहीं है, क्या है वो? जैसे एक्सॉल्टेड की डिग्री हो गई, और जो अभी आपने जो डिग्रियां बताई थी तो उनमें डिफरेंस। सब कुछ किताब में लिखा है सोनू जी। जी 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 जी। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो अभिराम पढ़ा रहा है आपको। तो जी जी जी। दुनिया में जितने भी लोग आज की डेट में पढ़ा रहे हैं वो एसेंस तो वहीं से ले रहे हैं, फलश्रुति कैसे भी बोल दें। पढ़ाने अच्छा का अच्छा। तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन सब कुछ आया तो किताबों से ही है ना। और हो सकता है जी किसी जी ने कुछ बना भी दिया हो, मैं तो जितनी बातें बोल रहा हूँ सब किताबों में मिलेगी आप। तो मैं तो कोई, अच्छा। मेरी अपनी कोई कुछ रिसर्च नहीं है, लिटरली कोई रिसर्च नहीं है मेरी। ठीक है, मैं जी। सब किताबों से बता रहा हूँ, सब कुछ किताबों में लिखा है। ठीक है बस सर। ये है कि उन किताबों के करीब आप पहुंच नहीं पाए हैं जनाब। नहीं सर, इतनी मोटी मोटी किताबें उनको पढ़ना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है वो। हमारे बस की इतना नहीं है, इतना डीप में जाना अभी। आपके बस के हम हैं। जी सर, जी सर। बस ठीक है। जी पहले सर। पहले ऐसे बताया जाता है, पहले सुनना चाहिए, पढ़ने का विधान तो है ही नहीं कोई भी चीज। जी 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 कोई भी चीज पहले सुनिए, जैसे क्लास में भी बच्चे पहले सुनते हैं, जी। उसके बाद फिर पढ़ना चालू करते हैं।
है ना। पढ़ना नहीं आता, पहले तो सुनना आता है। पहले सबसे पहला काम जो होता है वो सुनने का होता है पहला। और हमारे यहाँ जब आप कोई भी पूजा कराइए, कोई भी पूजा, तो उसका मंत्र जो शुरू होता है वो यही से होता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। सबसे पहले कुछ भी करना है लाइफ में, सबसे पहले सुनना चालू करिए। अब लोग कहते हैं मैं सुबह उठ नहीं पाता, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है, तो उनसे रिलेटेड चीजें सुनना चालू करिए, अपने आप वो चीजें होने लग जाएंगी, क्रियाकलापों। जी सर। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का नाम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी किसी से सीखने का नाम। एस्ट्रोलॉजी पढ़ के नहीं आएगी, हाँ एक लेवल अचीव करने के बाद, सीख लेने के बाद, फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं। देन फिर आप जी जी, खुद से अपनी भी फिर प्रैक्टिस, अपना रिसर्च, अपना प्रैक्टिस। किताबें तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक जी। किसी को समझोगे नहीं। तो नहीं आती सर समझ में, उसमें बहुत पता भाई नहीं क्या क्या कोई भी लिखा होता चीज है, चाहे आप कोई भी चीज करो, बिना टीचर्स के कैसे संभव। है। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिना टीचर तो हम, हमारी पढ़ाई नहीं हुई, हमें उसको आईआईटी की पढ़ भी के तो भी नहीं बहुत सारी मिली। किताबें हैं, डॉक्टर्स की भी तो, डॉक्टरी की भी तो बहुत किताबें हैं। ऐसे हाँ पढ़ के हाँ। कोई बन जाए ना, लोग जी जी जी। एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। नहीं सर, है ना। उनके लिए भी तो टीचर ही होते हैं ना, उनकी फैकल्टी मैं होती कह है, तो रहा टीचर हूँ, होते ऐसे कोई किताब पढ़ के कह दे मैं डॉक्टर हूँ, तो कोई एक्सेप्ट ही हैं। नहीं करेगा, पूछेगा कौन से कॉलेज से डॉक्टरी करी है आपने। जी 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 जी। है ना, तो कौन एक्सेप्ट, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो नहीं पहले करेगा सर। रिक्वायर्ड है, टीचर एक रिक्वायर्ड है। ठीक है सर, थैंक यू थैंक सर। यू सोनू जी, थैंक यू। हाँ जी, रश्मि जी बताइए क्या करें। वैसे आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, नमस्ते सर। फिर भी इतने हाथ उठ गए हैं तो मैं बेचैन हो गया हूँ। रश्मि जी नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। थैंक यू, आपने इतना अच्छा बता दिया पढ़ने के लिए, हमें समझने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन था, मैं लगन का नक्षत्र लूं या फिर चंद्रमा का लूं, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी कुछ एक मत है मेरे लीजिए, पास, आज बात की उसका बात, लगन का अर्ध रहा है। अभी कुछ नहीं फिर भी लेना। सर मुझे बता दो। नहीं, अभी जल्दी हो जाएगी। अच्छा। मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपने आज की मेरे क्लास में लिए पढ़ा सर, है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कब क्या कैसे लेना नहीं है, मेरा एक ठीक एक है। मतलब प्रॉब्लम है, कल ये है, तो मुझे अब इसकी रेमेडी करनी है, तो मैं श्रवणार्थी करूँ या मैं अर्धरात्रि समय करूँ? लगाइए, थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। थैंक यू। उमा पवार जी, क्या है आपका डाउट। जय श्री राम सर। जय श्री। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा ना ये कोर्स ऑलमोस्ट फ्री जो रेट पे हो रहा है, तो मैं पहले तो उस चीज के लिए आपको थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया है भोलेनाथ के आगे आपसे पढ़ने के लिए। थैंक यू। और सेकंड सर, मुझे ये चीज पूछनी थी कि अगर कोई प्लैनेट की दशा चले और उसका नक्षत्र भी एक्टिव हो जाता है क्या? जैसे कोई नक्षत्र, जैसे सपोज जुपिटर की दशा चल रही है और वो लग्न का ही उसका नक्षत्र लग्न का नक्षत्र है, तो वो भी एक्टिव हो जाता है दशा में? उमा जी, अभी वहां तक जाने की कोई बात ही नहीं। नहीं, ऐसे ही एक डाउट नहीं, ऐसे आ ऐसे डाउट होगा तो फिर क्लास ही नहीं हो पाएगी। ठीक है। सॉरी। ठीक है, तो जो अभी चल रहा है उसको चलने दीजिए, मुझे पता है कि आपको कैसे आगे लेके बढ़ना है। तो हम आपके ट्रेन के इंजन है, सारी बोगियां मेरे हवाले कर दो, ठीक है, तभी यात्रा सुगम होगी। बोगी इधर भागे उधर भागे, ठीक है, तो फिर इंजन बेचारा क्या करेगा, अकेले पीछा छुड़ा के भागेगा आगे आगे। जो आपका देखो, पढ़ने का एक तरीका है, ऐसा नहीं है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, एक का दूंगा ना सबके सबका जो है वो हो जाएगा मन में कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया विराम ने, ठीक है। मेरा या किसी का भी पढ़ने का भी और पढ़ाने का एक ही तरीका होता है, जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेरी अगर उससे अधिक है, कम है तो भी प्रॉब्लम है, अधिक है तो भी प्रॉब्लम। तो सबका लॉस है उसमें, आपका भी समय का खराबी है, हमारे भी समय की खराबी है, और मेरा टाइम शायद आपके टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें क्या क्या लिया जा सकता है ना, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान रखें। नेहा जी बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री राम। जी, सर एक तो सर रिकॉर्डिंग हमें कब तक अवेलेबल हो जाएगी आज की क्लास की? आज की क्लास की रिकॉर्डिंग जल्दी मिलेगी, पहले आपकी लिस्टिंग होगी, देन उसके बाद मिलेगी। तो मे भी हो सकता है कुछ और जुगाड़ निकल जाए तो निकाल देंगे, ठीक है। पहले ठीक है वेबसाइट सर। लॉग इन कर। श्योर सर,
श्योर सर। बताइए बताइए, अनम्यूट करिए पहले नेहा जी। सर जब वेबिनार हुआ था ना, तो आपने सर मुझे एक रेमेडी दिया था, बट सर आपने नेम कहा था कि मैं अंकित सर को बताऊंगा तो वो आपको मैसेज ड्रॉप करेंगे सर, बट आई डिडंट गेट एनी रिप्लाई। क्या 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 था? सर वो माँ गौरा की स्तुति आपने से मुझे मतलब मंत्र या पता नहीं, उन्होंने आपने कहा था माँ गौरा के साथ अपना चलिए ठीक है, कनेक्शन बता एस्टेब्लिश कीजिए सर, ओके उसके लिए सर आई विल बी वेटिंग। ओके। डॉक्टर मोनिका जी बताइए क्या करेंगे? सर कुंभ में आना हो तो आप कोई फेवर कर पाएंगे? हमारी सेवा क्या, हम सेवा क्या बोला आपने? फेवर कर पाएंगे सर, कोई फेवर कर पाएंगे? कुंभ में सेवा कर पाए ये पूछ रही हैं? फेवर सर, कोई हेल्प कर पाएंगे? हेल्प करवाएं? अगर हमने आना हो तो कोई आप हेल्प कर पाएंगे? अरे वाह, क्या बात करें, कब आने का मन है आपका? सर मन तो 29 वाले में है, पर बहुत ज्यादा लोग डरा रहे हैं कि 2 दिन पहले गाड़ियां बंद हो जाएंगी, 2 दिन बाद तक वहां से निकल नहीं पाओगे। तो समझ नहीं आ रही सर, कैसे करें? कैसी कैसी व्यवस्था चाहिए आपको? पर कब? सर थोड़ा चलना चलना कम पड़े इस तरह से, मतलब निकल सके वहां से। लोग ये कह रहे हैं कि 30 को वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से अगर आप आना आपको? सर दिल्ली से। पहली बात तो 29 तारीख को कोई व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, ठीक है। व्यवस्था खुद ढूंढिए, कैसे पॉसिबल है। नहीं सर, 10 तारीख के बाद रहने या 5-7 तारीख रहने के बाद अगर किसी को कुछ व्यवस्था चाहिए तो मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। नेटवर्क पे 5। सर्च करो। बहुत सारे एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको कॉटेज वगैरह दे रहे हैं वहाँ। इसे रहने की दिक्कत नहीं है, हम्म। सिर्फ आगे वो गाड़ी वाड़ी कहाँ तक जाती है ये सब पूछने के लिए, कितना चलना पड़ेगा। बिना पास की गाड़ी आगे जा नहीं पाएगी। अच्छा, अरे पास ही कुछ तो करो ना, तपस्या तो यही है। अच्छा, इतना ऊर्जा लेके क्या ऊपर बचा के लेके जाओगे? थोड़ा वो खर्च करिए। थोड़ा टाइम की दिक्कत है, बाकी वो नहीं है सर। वो बच्चे एग्जाम वगैरह ना, टाइम तो नहीं टाइम। है तो मत जाइए, क्या जरूरत है जाने की? किसने कहा है जाना है? समय नहीं है तो क्या जरूरत है जाने की? और सर गाड़ी के पास ही जो चीज है, वीआईपी अवेलेबल है? हमारे में तो लगा है, आपका तो नहीं बता सकते। ठीक है सर, फिर अखाड़े जाए। वाले ही दिला सकते हैं वो तो। ठीक है सर, वो कोई बात नहीं, वो है। जब जा देखो, अगर शाही स्नान में जाएंगे तो 1-2 दिन पहले प्रवेश नहीं होगा गाड़ी का, हाँ जी सर, वो प्रॉब्लम 27 होगी। 27 के शाही बाद। स्नान, अमृत स्नान बोल रहे हैं उसको। अगर हाँ जी, उसके बाद आप जाएंगे तो आराम से जा सकते हैं अपनी गाड़ी से। तो 27 तक 3 तारीख। एंटर कर जाओ। 29 का अगर आपको स्नान करना है तो 27 को आप पहुंच जाओ। हाँ, जिसको जाना है जा सकते हैं अमृत स्नान करने। भगवान हिम्मत दे, और वो तो तभी संभव है जब ईश्वर चाह ले, तो फिर तो सारे रास्ते निकल आएंगे। ठीक है, ठीक है सर, प्रयास थैंक यू। करिए। थैंक यू। जी सुधीर जी बताइए क्या करें? राधे राधे सर। राधा। सर कैसा रहा बचित्तर अनुभव आपका जी? कुंभ मेले, कुंभ में गए थे आपने बताया ही नहीं, पिछले वेबिनार में बताया था जाना है मैंने। मैं प्लीज। तो 10 दिन था, अभी 2-4 दिन के लिए फिर जाएंगे, यही अनुभव है। ठीक है जी, ठीक है जब सर। से आए मन में वही चल रहा है, फालतू में चले आए। सर बना रहा हूँ मेरी तो 1 मंथ की बुकिंग थी, मैं तो छोड़ के चला आया हूँ। ठीक है लेकिन सर। अब फिर बाद में पछतावा हुआ कि मैं फिर जाना चाहिए था। बहुत एक्सपीरियंस जो कर पाए तो उनके लिए अच्छा अनुभव। गुरुजी उधर ही है सर आपके, जो अभी जूना का चल रहा है जो अखाड़ा? हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। ठीक वो है 16 तक है अभी। सर, थैंक यू। देख रहा हूँ बना तो रहा हूँ, बनता है, प्रभु बुलाते हैं, क्या है क्या सीन है। हाँ जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि सन की डिग्री जो 1 डिग्री है, वो 1 डिग्री से ऊपर हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको सर? थोड़ा एक्चुअली नए हैं हम, पता नहीं है इसके बारे में कुछ, तो मैं मिस कर गया था थोड़ा। ऐसे ही बोल दिया था वो, मजाक। मित्र कुछ बोला था आपने मेरे ख्याल शायद, है ना? नहीं, 15 डिग्री के अंदर में अगर सूर्य अपनी राशि में है तो मूल त्रिकोण का माना जाता है। जी। और 15 डिग्री के ऊपर का होता है तो स्वराशि का सूर्य माना जाता स्वराशि। है जी। ठीक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वीना जी पूछिए।
We need another Vircues. नमस्ते सर। नमस्ते। सर बस मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आपने ये चरण वगैरह ये सब बताए हैं, ये लर्न करने पड़ेंगे पूरे? क्या बताएं? हाँ जी, कर सके तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्लास के दौरान भी याद हो सकता है, कर ले और तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, जैसे मुझे वैसे सीक्वेंस वाइज तो आते हैं नक्षत्र 27, बट जैसे आपने बाइफरकेट करके बताए हैं कि केतु के जो फर्स्ट 3 है मूला, मघा और जो है अपना नहीं, उतना अश्विनी। उतना जाने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस अगर आपको याद है तो धीरे धीरे वो ब्रेन में आपके स्टोर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस यही पूछना था कि आज के क्लास में अगर कुछ उतना हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्विकली आप पकड़ लोगे चीजों को, नहीं हाँ तो फिर टूल की हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ, बस यही मैं चाहती थी कि आपने कैसे किया है और कैसे मैं करूं तो ताकि वो मतलब इजी हो। देखो, प्रैक्टिस सब कुछ करा देती है, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। कहाँ रहते हो आप, वीना जी? बैंगलोर। ओके, थैंक यू सो मच कोर्स ज्वाइन करने के लिए। नो सर, थैंक यू सो मच टू यू टू मेक मी योर स्टूडेंट and especially for being a guru of nakshatra class. So thank उसके you so पहले और much. क्या क्या पढ़ा है आपने एस्ट्रोलॉजी में? सर अभी तो मैंने ऐसे पढ़ा है, बहुत अलग अलग गुरुजियों से पढ़ा है, लेकिन आपका स्टाइल मेन तो मुझे आपका जो क्या बोलना चाहिए, जो एक आपका उद्देश्य है वो बहुत अच्छा लगा। जो आप कहते थे कि नहीं मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुड स्टूडेंट चाहिए, और अपना जो ज्योतिष को आप जिस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा रियली आपके क्लास को ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ मेन यही एक मोटिव था कि आप जैसे गुरु से मैं पढूं। हम्म। पहली बात तो ये है कि मैं कुछ नहीं ले जा रहा। हमारे जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने साइंस को गढ़ा, है ना, मैं जी। उनकी मंशा को प्रमोट कर रहा हूँ बस। ठीक है। बट सर हम, आप हाँ, मैं सॉरी, माध्यम बन सकता हूँ उसके लिए, वो एक अलग विषय है। बट आप में से भी कोई वो चीज कर सकता है। मैं बट आप बस, ऐसे बस है क्योंकि ना। देखो क्या है ना, हर साइंस की एक एक कोर है, बनाने के पीछे रीजंस रहे हैं। ठीक जी। है। उन रीजन से मैं पहले अवेयर कराता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि भाई अगर आपका उद्देश्य सही नहीं है तो ये विद्या आपको और आपके पूरे कुल खानदान को और आपकी 4 6 10 पीढ़ियों को बर्बाद भी कर सकती है। ठीक है। जी। जी। तो मैं तो बस बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई डूबना चाहे तो फिर भी जाके डूबे, तो बस नहीं, यही एक क्वालिटी के वजह से मैंने ज्वाइन किया था और मेरी बहुत इच्छा थी कि आपसे पढूं। जैसे आपने बोला था एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जब हम एक दूसरे के आमने सामने, जो भी शिष्य और गुरु रहते हैं तो जो वो टीचिंग देते हैं तो विथ एनर्जी दे ट्रांसफर, दैट इज द मेन रीजन। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच बीना जी। थैंक यू सो मच टू यू सर, थैंक यू सो मच। उद्देश्य तो भाई हमारे महापुरुषों का रहा है, तो वी आर प्रोमोटर्स ओनली। हम इतना ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। उन्हीं का खा रहे हैं, है ना, कुछ और अलग से कुछ किया नहीं, उन्हीं की रोटी चल रही है। तो इतना तो कम से कम प्रयास करना चाहिए कि जो उनके उद्देश्य हैं वो सार्थक हो, है कि नहीं? तो सही पूछो तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो उन्हीं लोगों की कृपा है, जो वो लिख के गए हैं वही हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब एक काम मुझे लगता है कि ढंग से अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। उनके जो उद्देश्य रहे हैं मुख्य रूप से वो थोड़े से स्प्रेड हो, वो ज्यादा जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन व्यर्थ होता है ना। तो ये साइंस आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी अगर केवल उद्देश्य मन में धन कमाने का हो गया तो। क्योंकि धन कमाना है तो और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, उनमें खूब पैसा है, बहुत बढ़िया है, बहुत क्विक सक्सेस है, बहुत जल्दी पैसे कमा सकते हैं। ये साइंस अगर आप अडॉप्ट करने का प्लान कर रहे हो, ये साइंस आप पर कृपा करे तो बहुत बड़ी बात है। आप किसी का जीवन बदलने की बात कर रहे हो, आप किसी को सही मार्ग दिखाने की बात कर रहे हो, आप उसकी लाइफ की डेस्टिनी और उसकी लाइफ के उद्देश्यों से उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई मानवता और सेवा हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई सेवा करना चाहे तो इस साइंस को ज्वाइन करे, कोई कमाना चाहे तो दूर ही जाए। क्योंकि फिर वो जानते हो अपने साथ साथ जो उनके अनुयायी हैं उनका भी अहित करेगा। जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर मान रहे हैं, आप उनका भी लॉस कर रहे हो। ठीक है। सही दिशा में उनके धन को, उनके समय को आप लगा नहीं पाओगे। जो आपसे पढ़ रहे हैं उनका भी लॉस है, क्योंकि आपके मन में एंड ऑफ द डे पैसा ही तो है।
और जो चीजें आप धर्म कर्म थोड़ा बहुत उनसे करवा भी रहे हो, उससे भी रियल में नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो जरूरी है एक एस्ट्रोलॉजर होने के लिए कि आप एक गुड ह्यूमन बीइंग हो, एक इंसान पहले बने, और अपने छोटे से लाभ को किनारे करके दूसरों की जो चाह है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो कैसे पूरी हो उसके लिए काम करें, उसके लिए प्रयास करें, है ना। और उसको किसी तिगड़म से ढूंढना पड़े, किसी पढ़ाई से गेन करना पड़े, किसी विद्या से गेन करना पड़े, तो उसको करें, देन फिर आपकी चीजें काम करेंगी। मैं तो यहां तक बोलूंगा, जिसको इस प्रोफेशन में आना हो तो सबसे पहले वो साधना को प्रायोरिटी में रखे। तो मैंने जो, मेरे को कभी गुरु गुरु बोल देते हैं, तो मेरे को गुरु बोलने के पीछे फिर बहुत बड़ा खतरा आपने मोड़ ले लिया। 2-2 3-3 घंटे जितनी देर आप मेरे से क्लास ले रहे हो, उतनी देर आपको साधना करनी चाहिए, उतनी देर आपको मंत्र जप करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो फिर उसका फल है। तो फिर आप जिसकी जिसकी कुंडली देखोगे, जिसकी पत्री देखोगे, और जब आप कुछ उसको बोलोगे, वो चीजें होंगी। अल्टीमेट एस्ट्रोलॉजर का गोल ये नहीं है कि हमें बताना, अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हमें बदलना है। अगर कुछ उसके भाग्य में नहीं भी है तो उसको कैसे प्राप्त कराया जा सकता है, उधर भी भाग दौड़ होनी चाहिए। हम केवल बताने पे कूद रहे हैं, केवल प्रिडिक्शंस पे, तुम अब मरोगे, तुम्हें ये रोग होगा, तुम्हारी पत्नी भाग जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, केवल इतना बताने के लिए एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो होना ही है, जो होना है उसके लिए प्रयास करना तो व्यर्थ है। तो आपने किया ही क्या, जो होना है वो होके रहेगा, तो आपने फिर किया गया। जो होना है उसके अलावा आप क्या करवाने वाले हो, वो फिर बड़ी बात है। उसमें फिर तप करना पड़ेगा, अपने को सात्विक बनाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, वो दूसरों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी, तो कुछ होगा लाइफ। ठीक है, थैंक यू। और एक बात मैं आपसे और कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजर से देवता एक्सपेक्टेशन में रहते हैं, देव एक्सपेक्टेशन में रहते हैं। हम अगर किसी को कहते हैं ना राहु की शांति करा लो, तो राहु का हिस्सा निकलवा रहे हैं। हम किसी को यज्ञ बोल रहे हैं, अनुष्ठान बोल रहे हैं, महामृत्युंजय का जप बोल रहे हैं, तो उसमें नवग्रहों की पूजा होगी, देवताओं के हिस्से निकलेंगे, वो प्रसन्न होता है। भगवान के सेवा करने के लिए एस्ट्रोलॉजर बना जाता है, ना कि अपना पेट भरने के लिए। ठीक है, और आपके प्रयास से और भी लोगों का पेट भर सकता है, और भी लोगों को सफलता मिल सकती है, और भी लोगों का जीवन संवर सकता है। बहुत सारी चीजें कोई कर सके तो अच्छा रहेगा। सोनू जी बताइए क्या कहते हैं? बाकी इन चीजों को यहीं छोड़ के जाना, बोझा मत रखना, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर ज्वाइन करिए, मैंने एक्चुअली क्या होता है 10 बजे तक मंदिर में रहता हूँ, भी मैंने ज्वाइन करा लास्ट ये, तो रिकॉर्डिंग टाइम अकॉर्डिंग मिल जाएगी वो तो मैंने भी देख ली, किसी ने पीछे भी यही पूछा था, बट कुछ नहीं, आपसे बात करनी थी फर्स्ट टाइम इसलिए कर ली। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम से बात करने के लिए हाथ ना उठाना। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो उठाइए, और जिनको लगे कि बात करना है अपना कैमरा ऑन करके रखिए। मैं 1-2 लोगों से ऐसे ही बात कर लिया करूंगा, ठीक है। थैंक यू।